हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज के सेशन में हम कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको कॉमन एरर्स के सारे क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझा सकूं मैं, और अब बहुत ही जल्दी मैं लाइव भी आने वाला हूं और आपको ट्यूटोरियल जितने भी ग्रामर के सेशन होंगे मैं बताऊंगा। मीनवाइल आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो डिस्कशन है वो है कॉमन एरर पे बेस्ड, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक एक बातों को सिंपली और सिंपल तरीके से समझा सकूं। थैंक यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हवाला ट्रेड के बारे में। अब इसको पढ़ लीजिए और आपको ये बताना है कि इसमें से दिए गए सेंटेंस में से कौन कौन सा सेंटेंस सही है, कौन कौन सा सेंटेंस सही है। हमें ये नहीं फाइंड आउट करना है कि एरर कौन कौन से हैं, यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द सेंटेंसेज आर करेक्ट। ठीक है, चलिए। तो जो क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले है वो लिखा है हवाला ट्रेड हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड अ पंच एज अ रिजल्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो हवाला ट्रेडर्स को भी बहुत दिक्कतें हुई, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विथ डीमोनेटाइजेशन रेंडरिंग ओल्ड करेंसी नोट्स इनवैलिड, क्योंकि उसमें डीमोनेटाइजेशन में ओल्ड करेंसी नोट्स जो थे उनको इनवैलिड बता दिया गया था। द इंटायर नेटवर्क इज ब्रोकन। हवाला ट्रेडर्स आर नो लॉन्गर accepting cash and transferring it to the destination because the currency is not a legal tender, क्योंकि करेंसी लीगल टेंडर नहीं था, इसलिए पैसे ना तो कैश ले रहे थे और ना ही उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे। कौन? हवाला ट्रेड करने वाले। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमें ढूंढना था कौन कौन सा सेंटेंस सही है। शुरुआत से अगर हम देखें तो हवाला ट्रेड के बाद हमने लिखा है हैज़, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, और जब हैज़ लिखा होता है तो वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, इसलिए हैज़ के बाद वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में आएगा। तो भाई ये हमारा सही लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत हमारी नहीं हो रही है। एज अ पंच एज अ रिजल्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ये भी सही लगा हुआ लिखा हुआ है। लिखा विथ डीमोनेटाइजेशन रेंडरिंग ओल्ड करेंसी, ओल्ड करेंसीज को क्या कर रहा है? इनवैलिड बना रहा है ना, रेंडर कर रहा है, इनवैलिड कर रहा है। द इंटायर नेटवर्क इज ब्रोकन, यहाँ तक सही लगा। इज मतलब वर्ब, इज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए ये भी हमारा सही है ना। हवाला ट्रेडर्स आर नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कैश को। एंड ट्रांसफरिंग, यहाँ पे आपको समझने की चीज़ ये होगी ना कि जब एंड लिखा जाता है तो दोनों तरफ का जो वर्ड होता है ना वो सिमिलर होता है, एक जैसा वर्ड होता है, मतलब दोनों का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब एंड के पहले अगर हम चले तो एंड के पहले हमने लिखा है एक्सेप्टिंग, मतलब हुआ वर्ब आईएनजी का फॉर्म में लिखा हुआ है, और एंड के बाद हमने लिखा है ट्रांसफरिंग, जो भी वर्ब आईएनजी का फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब है सही है। अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा होता, ऐसा लिखा होता नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग कैश एंड ट्रांसफ़र इट टू अ डेस्टिनेशन, तो मैं इसको गलत कर दिया होता और ये गलत हो गया होता। फिलहाल हमने क्या देखा, एंड के साथ आने वाले वर्ड सिमिलर होते हैं, सेम तरीके से लिखे जाते हैं। एडजेक्टिव एक जैसा लिखा जाएगा, वर्ब एक जैसा लिखा जाएगा, मतलब आपको जो उसका फॉर्म होगा वर्ब का सेम होगा। ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस होता है ऑल आर करेक्ट। क्या आपने भी सही बनाया? अगर हाँ तो अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बात करना है डीमोनेटाइजेशन के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए ज़रा पढ़ते हैं। लिखा है डीमोनेटाइजेशन विल कॉज अ कैश क्रच। कैश क्रच तो होता नहीं कुछ, कैश क्रंच तो सुना था हमने, क्रंच का मतलब होता है कमी, कैश की कमी आएगी डीमोनेटाइजेशन के कारण। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो है डिपेंड करते हैं ब्लैक मनी पे। दिस वुड इन टर्म ओपन द डिबेट फॉर मच नीडेड इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स दैट इज बिन पेंडिंग फॉर लॉन्ग एंड अल्टीमेटली मे बी अ स्टेप टूवर्ड्स द क्लिनजिंग ऑफ द सिस्टम। इससे क्या होगा ना कि सिस्टम जो होगा और भी ज़्यादा क्लिनजिंग होगा उनका, मतलब सफाई होगी और ट्रांसपेरेंट होने की का जो चांस है वो बढ़ेगा। डीमोनेटाइजेशन किया गया था ताकि ब्लैक मनी को वापस लिया जाए, ब्लैक मनी जो लोग उसको होर्डर्स हैं उसको निकालें और उसको फ्लो में लाएं। तो डीमोनेटाइजेशन विल कॉज अ कैश क्रंच, पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये गलती हुई। दूसरी बात तो यह है कि मोस्ट ऑफ देम प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए था और डिपेंड्स की जगह डिपेंड होना चाहिए था। दूसरी गलती ये है। ठीक है, मतलब वर्ब जैसा होगा भाई ना, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा वो। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। एकदम सिंपल, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछ देता है एक। ठीक है, उसमें क्या पूछता है, अगर वर्ब जैसा है, जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसा ही आपका वर्ब भी होना चाहिए। अंडरस्टूड। दिस वुड इन टर्न ओपन करेगा डिबेट फॉर मच नीडेड इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, यहाँ तक सही है। दैट इज बीन का मतलब होता है दैट हैज़ बीन, है ना।
पेंडिंग फॉर लॉन्ग एंड अल्टीमेटली मे बी अ स्टेप टूवर्ड्स द क्लिनजिंग ऑफ द सिस्टम। इस तरह से अगर हम देखें तो 2 सेंटेंस सही हैं और 2 सेंटेंस गलत हुए। तो भाई सही कौन कौन सा था? सही था सी और डी। इसका मतलब आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था? कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, फाइटिंग इलेक्शंस इज अ कॉस्टली अफेयर। इलेक्शन फाइट करना एक कॉस्टली अफेयर है एंड द एक्सपेंडिचर लिमिट सेट अप बाय द इलेक्शन कमीशन आर अनरियलिस्टिक and bearing a few almost all parties take anonymous donation from affluent business class and which is most tax evaded money। in short अगर हम बात करें तो ये बात कही जा रही है इलेक्शन की। इलेक्शन फाइट करना एक बहुत ही ज़्यादा खर्चीला अफेयर है, खर्चीला काम है, क्योंकि बहुत पैसे खर्च होते हैं और इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ पैसे लिमिट दिए जाते हैं कि इतना पैसे आपको खर्च करने हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पार्टी जो है अनोनिमस ग्रुप से कुछ न कुछ डोनेशन पैसे लेते हैं या फिर अफ्लुएंट क्लास बिजनेस क्लास से पैसे लेते हैं, जो पैसे क्या होते हैं? टैक्स इवेडेड मनी होते हैं। अगर हम देखेंगे कि एरर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू करते हैं। फाइटिंग इलेक्शन, इलेक्शन फाइट करना इज, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा कौन? फाइटिंग, ठीक है ना। जैसे टहलना गुड हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो टहलना ही सब्जेक्ट, लड़ना तो लड़ना ही सब्जेक्ट। तो इस तरह से फाइटिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो फाइटिंग इलेक्शन इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? इस लिखा है आप कभी भी इलेक्शंस के अनुसार नहीं जाएंगे, ठीक है। बात किसकी हो रही थी? फाइट की। इलेक्शंस की बात बाद में। इलेक्शन क्या है? इलेक्शन की बात हो रही क्योंकि इलेक्शन फाइट किया जा रहा है। क्या फाइट किया जा रहा है? इलेक्शन। तो इलेक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइटिंग है वो आपका मेन सब्जेक्ट हुआ। इज़ अ कॉस्टली अफेयर, अफेयर बहुत ही ज़्यादा महंगा है। एंड एक्सपेंडिचर लिमिट्स, एक्सपेंडिचर सिंगुलर, इससे लिमिट्स लिखा हुआ बिल्कुल करेक्ट है। सेटअप बाय द इलेक्शन कमीशन आर, अब यहाँ लिमिट्स के अनुसार यहाँ पे आर लिखा है तो इसलिए भी सही है। एक्सपेंडिचर के अनुसार तो लिखा नहीं है, किसके अनुसार लिखा भाई? लिमिट्स के अनुसार। आर अनरियलिस्टिक एंड बैरिंग अ फ्यू, कुछ लोग को छोड़ के, बैरिंग मतलब छोड़ के, एक्सक्लूडिंग अ फ्यू, ऑलमोस्ट सारी पार्टी जो है अनोनिमस ग्रुप से डोनेशन लेती है। और अफ्लुएंट क्लास मतलब प्रॉस्पेरस, अमीर लोगों से, बिजनेस क्लास लोगों से डोनेशन लेती है, जो कि मोस्टली टैक्स इवेडेड मनी होता है क्योंकि उससे इनका टैक्स बचता है। इस तरह से अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर हम लोगों को नहीं मिला, इसलिए ऐसी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ऑल आर करेक्ट। क्या आपकी भी सही हुई क्वेश्चन? अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, यू आर डूइंग वेल, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हमें बताएंगे कि भाई क्या हो रहा है, क्या आप सही बना पा रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ। लिखा है, इट इज़ एज मच अ पर्सनल अकाउंट ऑफ सुबूज इन्वॉल्वमेंट। देखो भाई, इन्वॉल्वमेंट की स्पेलिंग पहला नंबर तो गलत है, एक और ई होना चाहिए था ना। इन्वॉल्वमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। इन्वॉल्वमेंट का स्पेलिंग करेक्ट करेंगे तो मतलब ये तो गलती पहले मिल गई मुझे। इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री द लेसन्स ही लर्नड इन टाटा मोटर्स। अगर कोई चीज़ आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो जो जगह पे, जिस जगह पे आप सीखते हैं ना, उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। आई लर्न एट, राइट, कॉलेज, स्कूल, इस तरह का प्लेस लिखते हैं। तो हमने कहाँ लर्न किया? टाटा मोटर्स पे सीखा। क्या सीखा था? लेसन सीखा था। विच वॉज देन ओनली मेकिंग ट्रक्स एंड बसेस, जो उस समय सिर्फ ट्रक और बसेस बनाया करती थी। कौन? टाटा मोटर्स, है ना। तो सिंपल सी अगर हम बात करें इस केस में, तो जो गलती हमें यहाँ पे मिल रही है वो कहाँ थी? पहली गलती थी बी में और सेकंड गलती थी सी में। इसके अनुसार अगर हम चले तो भाई सेंटेंस कौन से सही होंगे? सेंटेंस सही होंगे ए और डी, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अच्छे क्वेश्चन है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा भी आएगा क्वेश्चन बनाने में। एंड आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन वेरी सिंपल वे। एंड जब मैं आपको इसके रूल्स बताता चलूँगा तो और भी चीज़ें आसान हो जाएगी। इन कमिंग डेज आई एम गोइंग टू हैव लाइव क्लासेस and many more things I'm going to perform for students. So I'm damn sure you guys will definitely enjoy the session. अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो शेयर सब्सक्राइब करो, ज़रूर करो, ताकि ये दूसरे लोगों को भी बेनिफिट दे सके, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में अगर हम जाएँ तो लिखा है इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ स्टाफ। इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ स्टाफ इन सेंसिटिव पोजीशन, यहाँ तक तो सही लग रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ स्टाफ सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स क्या होता है भाई? कंसल्टेंट तो सुना था मैंने, तो एक गलती यहाँ पे मिली, कंसल्टेंट्स होना चाहिए था। टू डिग आउट द डर्ट
एंड स्टॉप द इशू ऑफ LOUs इज़ अ बैंड एड अप्रोच, है ना, बैंड एड नहीं, बैंड एडेड अप्रोच होना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये समझिएगा कि यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखना चाहिए था। अब एड का मतलब होता है हेल्प करना, एड एक वर्ब है, तो जब वर्ब को नाउन बनाते हैं ना तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकते हैं जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो फिर पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं, तो एड का जो पार्टिसिपल बनेगा वो बनेगा एडेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बैंड एडेड अप्रोच। तो गलती दो जगह हमें मिली, एक तो कंसल्टेंट में, एक हो गया बैंड एडेड अप्रोच में, ठीक है। चलिए सी में पढ़ते हैं। अ ब्रांच मैनेजर मे बी ट्रांसफर्ड, बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, लिखा हुआ सही है, फ्रॉम वन ब्रांच, एक ब्रांच से, अनदर ब्रांच, बिल्कुल सही, वन के साथ हम अनदर लिख सकते हैं, बट स्टिल फिर भी रुकता है, रहता है, रिमेन्स इन अ सेंसिटिव पोजिशन, इन द सेम पोजिशन, इन द सेम सेंसिटिव पोजिशन पे ठहरता है कौन, जो ब्रांच मैनेजर, जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हमारा टॉपिक है पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती हमें मिली है वो गलती थी ऑप्शन नंबर 1 में एक एरर था, है ना, और ऑप्शन नंबर 2 में एक एरर था। तो इसके अनुसार अगर हम चले तो ए और बी गलत हो गए, तो सही कौन हुए, सी और डी। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप एक कोई वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।